होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है ये बच्चे आपके क्रैश कोर्स का बच्चे क्लास नंबर 2 आज होने वाला है। ओके, और इस बच्चे दूसरे क्लास में हम लोग आज पोएट्री सेक्शन का लिया गया चैप्टर जिसका नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। और बच्चे इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक प्यारी सी बच्चे कविता है, एक प्यारी सी एक पोम है और इस पोम में एक बहुत बेहतरीन बात सिखाई गई है। इस पोम को अगर आप ध्यान से सीखेंगे समझेंगे ना तो लगेगा कि वाकई राइटर ने कितनी बेहतरीन बात कही गई है इसमें। ओके, जो कि हमारे अपने लाइफ से बिल्कुल रिलेट करेगी, बिल्कुल एकदम ताल्लुक रखती है बात ये। ओके, अगर इंसान इस लाइन को समझे, इनके लिखे गए लाइन्स को ना, तो वाकई कहा भाई कि जो भी राइटर थे ना अपने टाइम में बहुत बहुत बढ़िया राइटर रहे होंगे ये। ओके, तो प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी से बच्चे आप लोग क्लास में आ जाइए तो हम फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी सारे बच्चे लगता है क्लास में नहीं आए हैं भाई, जल्दी से आ जाइए क्लास में। ओके, चलिए बच्चे तेजी में आप लोग भाई क्लास में आ जाइए तो हम क्लास को शुरू करते हैं। हाँ भाई, आज आप लोगों के लिए भाई बहुत अच्छा दिन है एकदम। सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रन डे, आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चे आज आप लोग एक प्रॉमिस कीजिए आज के दिन में कि अभी से लेकर के एग्जाम तक आप लोग अपना अपना फोकस को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे। ओके, और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, साथ में उन चीज़ों को बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे क्योंकि अभी बस एक ही गोल हो रहेगा और वो रहेगा एग्जाम में भी हमें 95 प्लस मार्क्स लाना है। ओके, चलिए अब जिन बच्चों का सपना था कि सर कि हमें कभी हमारा इंग्लिश में उतना अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा, तो बच्चे एकदम डोंट वरी हो जाइए। ठीक है, वरी को एकदम निकाल के फेंक दीजिए क्योंकि जैसे जैसे बच्चे आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा बस वैसे वैसे चीज़ों को आप गौर करते चलिए, नोट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। फिर देखिएगा जितना बेहतरीन रिवीजन होगा ना उससे ज़्यादा बेहतरीन आपका डिवीजन होगा। ओके, चलिए तो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। अभी से जो भी आपकी लत है मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाने की, बहुत ज़्यादा टीवी देखने की, एकदम काउच पोटैटो बन के रहने की, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से अभी आप लोग दूरी बना लेंगे। कुछ दिन के लिए अपने आप को एकदम एकांत कर लेंगे, एकदम शांत कर लेंगे मन को। ठीक है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना, रिजल्ट आपका बोलेगा, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी जो लोग भी बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, रिजल्ट ही बोलेगा आपका, आप नहीं बोलेंगे, आपका रिजल्ट बोलेगा उस दिन। ओके, नहीं बच्चे चश्मा थोड़ा सा मेरा उसमें स्क्रैचेस आ गया, उसको थोड़ा सा हमने साफ करने के लिए दिया हुआ है, अभी वो दे देगा करके वो। ओके, चलिए तो सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं तो हम क्लास को बच्चे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बच्चे घबराना नहीं है, अभी तो पोएट्री सेक्शन हमने स्टार्ट किया ना, उसके बाद फिर आपका प्रो सेक्शन चलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चे वो सब के सब चलने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि हम आधा पढ़ा के भाग जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। ठीक है, हम आपके रिजल्ट के दिन आपके घर तक पहुंचेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए तो बच्चे अभी एकदम बढ़िया तरीके से माइंड को फोकस करके हमको हर चीजों को नोट करते चलना है, एकदम नोट करते चलिएगा, एकदम घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे अब यहां देखिए चैप्टर का टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सबसे पहले इसके टाइटल को समझ लेते हैं अच्छे से, है ना, क्योंकि टाइटल को समझ गए मतलब चैप्टर का थीम समझ में हमको आना शुरू हो जाएगा। तो सॉन्ग का मतलब जानते हैं गाना होता है, एक धुन होता है। ठीक है, और माई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप में, नहीं बोलते माई सेल्फ ये माई सेल्फ वो, मतलब अपने आप को कहते हैं। तो माई सेल्फ का मतलब खुद में, खुद का, स्वयं का, और सॉन्ग मतलब होता है गाना। तो यहां गाना का मतलब क्या हो गया? मस्त मगन रहना। अब ये तो सब अच्छी बात है ना कि अपने आप में अगर इंसान मस्त मगन रहता है तो कितना अच्छा लगता है। दुख तकलीफ तो लाइफ में आते ही रहते हैं, उनमें कोई कमी है क्या? किलो के भाव से आते हैं, किलो के भाव से चले जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंसान के लाइफ में दुख तकलीफ कभी कम होने वाला चीज नहीं है। हालांकि ये सब तो भाई साथी हैं अपने, इनको तो आना ही चाहिए लाइफ में, है ना। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, जिसमें कहा था आपको कि कितनी अच्छी बात कही गई थी कि जो दुख तकलीफ वाला समय आता है ना तो वो इंसान को और एडवांस करने आता है, वो आपको कमजोर करने नहीं आता है। तो उस दुख तकलीफ में भी अपने आप में कहता है कि मस्त मगन रहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप इस धरती पर अगर आ गए हैं ना तो आपका ये काम नहीं है कि आप हमेशा उदास अपने आप को रखिए। ओके, तो कहता है अपने आप में मस्त मगन रहना, इस चैप्टर का ये टाइटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। चैप्टर के राइटर कौन है भाई? तो ये वॉल्ट व्हिटमैन साहब हैं। ओके, वॉल्ट व्हिटमैन साहब का देखिए यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चे, इनका यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री दिया गया है। अब हिस्ट्री क्या होता है? इसमें चीजों को समझा नहीं जा सकता है, चीजों को याद रखना पड़ता है। ओके, चीजों को याद रखना पड़ता है। ओके, चॉकलेट की क्या बात है बच्चे? आप टॉपर तो बनिए, आपके घर तक मिठाई खिलाने आएंगे, समझ गए। चॉकलेट तो भाई छोटी मोटी चीज हो गई। ओके, तो बच्चे यहां देखिए कहते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो 1819 में 31 मई को हुआ था। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 26 ऑफ मार्च 1892। तो मेनली बच्चे अगर डेट याद रखना है आपको ना तो आप इसमें ईयर का ख्याल रख सकते हैं कि 1819 और 1892। ठीक है, आप इस डेट को याद रखिए, इधर से तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। ओके, तो मेनली अगर आपको जन्मदिन और इनका जो डेट ऑफ डेथ है इनको याद रखना है तो मेनली आप इनके ईयर को याद रखिए। ठीक है ना, इधर वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इनका बर्थ प्लेस, इनका जो जन्म स्थल है ना, इनका जहां जन्म हुआ था, जिस जगह पे इन्होंने जन्म लिया था वो जगह अमेरिका है।
ठीक है, अमेरिका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन पूछे कि वॉल्ट विटमैन साहब कहाँ के पोइट हैं, कैसे पोइट हैं, जैसे पूछ दिया कि इंडियन पोइट हैं, नाइजीरियन पोइट हैं, ऑस्ट्रेलियन पोइट हैं, मतलब कहाँ के पोइट हैं, तो आप कहिएगा सिंपली एक अमेरिकन पोइट है। अब अमेरिका में जन्म लिए तो अमेरिकन पोइट ही कहलाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए तो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्रिक से इनको याद करते हैं ना, जिसे हमने कल याद किया था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के चैप्टर के राइटर कौन है। तो आपने ट्रिक याद कर लिया था सिंपली कि स्वीटेस्ट लव में लव वर्ड लिखा हुआ था और उनके राइटर के नाम में जॉन डन था और नाम के अंदर में डॉन वर्ड लिखा हुआ था। तो कल हमने ट्रिकी वे से याद किया कि डॉन को लव हो गया था, है ना, तो वो चैप्टर के राइटर के साथ हमको याद हो गया था। आज याद कर लेते हैं, देखिए बच्चे यहाँ पर ट्रिक से कि चैप्टर का टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और राइटर का नाम है वॉल्ट विटमैन। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद कर लेंगे, ऐसे ट्रिक ये यहां पर हो जाएगा कि यहां देखिए लिखा हुआ है विटमैन, बट इसको हम पढ़ेंगे व्हाइट मैन। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग व्हाइट मैन, ठीक है। और मान लीजिए आपके सामने अचानक से कोई व्हाइट मैन आ जाए, आप रात में चल रहे हो, कहीं जा रहे हो और अचानक से सामने कोई व्हाइट मैन आ गया, मतलब पूरा व्हाइट मतलब क्या होता है, सफेद, एकदम पूरा आदमी ऊपर से नीचे तक पूरा सफेद दिख रहा है अचानक से, तो क्या कहिएगा, है ना, कि भाई भूत टाइप का है वो इंसान, है ना, वो क्या है, वो भूत टाइप का है वो। तो उसको देख करके आपके मन में अंदर से क्या होने लगेगा, है ना, अंदर से गाना निकल जाएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। तो यहां बच्चे यही ट्रिक अपना लेना है कि व्हाइट मैन को देख करके, है ना, खुद में गाना गाने लगा। व्हाइट मैन को देखकर मतलब सफेद आदमी को देखकर गाना गाने लगा, है ना, गाने लगा, क्या, गाना गाने लगा। ऐसे हमें ट्रिक से राइटर के नाम याद रहेंगे एग्जाम के दिन तक भी, एग्जाम के दिन के बाद भी। ओके, तो बच्चे यहाँ व्हाइट मैन का मतलब सफेद आदमी, आप इसको कह सकते हैं, सफेद आदमी को देखकर गाना गाने लगा, कैसे, अपने आप में। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब इस चैप्टर के जो राइटर है इनका अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन साहब के बारे में कहा गया है क्या पर्सनल डिटेल में, ऑक्यूपेशन मतलब इनका जो पेशा रहा है लाइफ में, जो पेशा है इनका वो क्या क्या रहा है। तो ये एक पेशे से एक पोइट भी रहे हैं, एक एसिस्ट भी रहे हैं। एसिस्ट का मतलब होता है निबंधकार, मतलब जो एसे वगैरह लिखते हैं ना, तो निबंधकार कहते हैं उनको। और एक जर्नलिस्ट भी है, एक पत्रकार के तौर पे इन्होंने भी काम किया है, मतलब पेशे से एक पोइट हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं और एक पत्रकार भी है, ये जर्नलिस्ट है। ये इनके लाइफ में एक सबसे पहला जो ट्रेजेडी आया है, एक दुखद घटना जो है, वो दुखद घटना क्यों कहेंगे, क्योंकि जिस एज में बच्चे लोग भाई स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, है ना, इन सब सारी जिम्मेदारियों से एकदम अलग रहते हैं, खाली काम होता है पढ़ना लिखना खेलना कूदना। तो उस पढ़ने लिखने वाले खेलने कूदने वाले एज में 12 साल का एज क्या होता है बच्चे का, खेलने कूदने वाला उम्र तो उम्र होता है वो। तो ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर, इन्होंने काम करना शुरू किया था, किस तौर पे, तो एक बढ़ई के तौर पे। ओके, इन्होंने कारपेंट्री वाला देखिए यहाँ पर इन्होंने काम किया, देखिए कारपेंटर का इन्होंने काम किया, मतलब फर्नीचर बनाने वाले, कुर्सी पलंग सोफा यही सब इन्होंने बनाने में भी काम किया है, मतलब बढ़ई के तौर पे काम किया है। कब, बिफोर हिज 12th बर्थडे, बिफोर हिज 12th बर्थडे मतलब 12वें साल पूरने से भी पहले, मतलब कह सकते हैं कि 11वें साल के बीच में, कह सकते हैं कि 12वां बर्थडे आने से पहले ये बढ़ई के तौर पे काम कर चुके हैं। अब सोचिए वो 11वां साल क्या साल होता है बच्चे का, कैसा एज होता है ना, खेलने कूदने वाला एज होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि लाइफ में पहला ट्रेजेडी यही हो गया था, है ना, पहली जो दुखद घटना है भाई, तो वो तो यही है, एक जो त्रासदी है। चलिए अब एग्जाम में अगर पूछ दे क्वेश्चन कि कौन से एज में वॉल्ट विटमैन बढ़ई का काम कर रहे थे, तो आप कहिएगा, है ना, कि 12वें साल के पहले, बिफोर 12th बर्थडे, इसका मतलब 11वें साल। लेकिन 11 वर्ड यहां पर लिखा हुआ नहीं है, तो आपके ऑप्शन में ना 12 वाला वर्ड ही सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12th लिखा हुआ है इसलिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखिए इसका हिंदी वर्जन बच्चे हम आपको साथ में लेकर चले आए हैं चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर में थोड़ा सा टफ वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए हमने इसका हिंदी वर्जन भी साथ में आपको यहां दे दिया है, ठीक है। चलिए हर पैराग्राफ के बाद इसका हिंदी वर्जन आपको यहां पर लिख दिया है, ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। यहां देखिए बच्चे, बाकी तो आपको हम हिंदी करके बता ही रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस, इनका काम करने का जो अनुभव रहा है इनके लाइफ में, वो कैसा रहा है, तो कहते हैं ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, इन्होंने पत्रकार के तौर पे तो काम किया ही है, ये टीचर भी रह चुके हैं, बच्चे ध्यान सुनिएगा, पत्रकार रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, प्रिंटर भी रह चुके हैं। प्रिंटर बोलने का मतलब प्रिंटर मशीन नहीं है, प्रिंटर बोलने का मतलब जहां छपाई वाई होता था ना, वहां पर ये काम करते थे, तो एज अ प्रिंटर के तौर पे इन्होंने काम किया है। एन एडिटर, एडिटर का मतलब चीजों को एडिट करना, संपादित करना, तो ये एक संपादक के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। एडिटर का मतलब क्या होता है, संपादक, ठीक है, चीजों को एडिट करना। अ लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरी में भी काम कर चुके हैं ये, मतलब पुस्तकालय में ये अध्यक्ष के रूप में वहां पे काम कर चुके हैं। एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क, क्लर्क का मतलब होता है किरानी, जो कागज पत्र का काम देखते हैं ना, वहां पर एक सरकारी किरानी के तौर पे भी काम कर चुके हैं। एंड अ वॉलंटियर नर्स, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, है ना, स्वयं सेवी नर्स के रूप में, मतलब अपनी इच्छा से लोगों को ये इलाज वगैरह करते थे, मतलब उनकी हेल्प करते थे उनको ठीक होने में। और ये कब की बात है, जब अमेरिका में सिविल वॉर
छिड़ गया था, है ना, उस टाइम की बात है। ये अपने मन से वहां के घायल लोगों की मतलब हॉस्पिटल में जा जाकर अपनी इच्छा से सेवा करते थे, उसके कोई पैसे नहीं लेते थे ये। ओके, तो ये इतने तरह से इनके पास काम करने का इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसका मतलब ये लगता है कि इंसान वाकई दिल से बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, है ना, क्योंकि एक तो अपना टाइम देना किसी इंसान को जो कि लोग देना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा से अस्पताल में जा करके घायलों की मदद करते थे वहां के लोगों को। ये इसका मतलब ये वाकई नेचर के अच्छे इंसान रहे होंगे। ओके, आगे कहते हैं बच्चे, इसका हिंदी वर्जन यहां दिया गया है। रिकॉग्निशन, वॉल्ट विटमैन की जो पहचान मिली है इनको, इनके बारे में देखिए कुछ बात लिखी गई है, पहचान क्या मिली गई है। ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन अमेरिकन लिटरेचर, मतलब अमेरिका में जितने भी अमेरिकन साहित्य में जितने भी कवि रहे होंगे ना, जितने भी कवि रहे होंगे अमेरिका में, उनमें से ये भी एक ऐसे कवि हैं जो एकदम इंसान को प्रभावित कर दे, इन्फ्लुएंशियल हैं। क्या है ये? लोगों को अपनी कविताओं से प्रभावित करने वाले जितने भी कवि रहे हैं अमेरिका में, उनमें से एक नाम इनका भी आता है। ओके, प्रभावित करने वाले, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावित करने वाला कवि। और साथ ही साथ एक बात इनके बारे में और पहचान मिली है इनको कि ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पीपल्स पोएट। इनको कैसा कवि कहा गया है? इनको पीपल्स पोएट कहा गया। बच्चे आपके एग्जाम में एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, इसे अंडरलाइन करते चलिएगा। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पीपल्स पोएट, इनको पीपल्स पोएट के नाम से कहा जाता है। जैसे जॉन डन को हमने मेटाफिजिकल पोएट कहा था कल के क्लास में, वैसे ही बच्चे इनको पहचान मिली है पीपल्स पोएट, मतलब लोक कवि के सेंस में। एज वेल एज, साथ ही साथ, द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, मतलब जितने भी साहित्य वाली चीजें होती हैं उनमें एकदम गिने चुने नाम में से एक नाम इनका भी आता है। इनके बारे में अमेरिका ने एक बात कही है क्या, कि शायद ही इनके जैसा कवि अमेरिका की धरती पर जन्म लिया है। ये बात अमेरिका ने इनके बारे में कहा, ठीक है। लेकिन सबसे बुरी बात यहां पर पता है क्या हुई इनके साथ में, कि जब तक जिंदा थे तब तक इनकी तारीफ अमेरिका ने नहीं की, और जब इनकी डेथ हो गई तब अमेरिका ने कहा कि हमने एक हीरा को खो दिया। मतलब जीते जी इनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला इनको अमेरिका से, अमेरिका के लोगों से। हमेशा लोग धुतकारते ही रहे इनको, इनकी कविताओं के चलते, क्योंकि अपनी कविताओं में ये बहुत ज्यादा एकदम ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते थे ना, जो लोगों को ना एकदम लोगों को मोटिवेट भी करते थे और लोगों को असलियत से मतलब रूबरू करते थे, मतलब उनको फेस करवाते थे। तो कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती थी, होता ना कि कड़वी बात सबको अच्छी नहीं लगती है, और ये चीजें कड़वी लिखते थे, एकदम सही बात लिखते थे, और अच्छी बात ना कड़वी ही होती है, तो बहुत लोगों को हजम नहीं हो पाती थी। तो जब तक जिंदा थे तब तक अमेरिका ने ये बात नहीं कही, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो अमेरिका ने कहा कि ये एक ऐसे कवि हैं कि अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, शायद ही इनके जैसा कवि अमेरिका की धरती पर जन्म लिया होगा। तो भाई जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसकी तारीफ कर लो ना, मरने के बाद वो सुनने थोड़ी आ रहे हैं, है कि नहीं है। तो बच्चे इनके बारे में ये दुखद घटना ये भी है। एक दुखद घटना तो ये हो गई कि 11 साल की एज में, खेलने कूदने वाली एज में कारपेंटर वाला काम करने चले गए, है ना। और उससे भी बेकार ये लगता है कि जब इतने अच्छे कवि थे तो अमेरिका ने इनको, मतलब जब तक ये जिंदा थे तब तक भाई अप्रिसिएशन क्यों नहीं दिया, तब तक तारीफ क्यों नहीं किया। मरने के बाद कह रहे हैं कि इनके जैसा कवि अमेरिका की धरती पर जन्म ही नहीं लिया है। ये बात अब वहां से सुनने थोड़ी आएंगे वो मरने के बाद। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां देखिए इसका बच्चे यहां पर हिंदी वर्जन दिया गया है। आगे कहते हैं हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। वर्क्स का मतलब होता है बच्चे रचनाएं। देखिए बच्चे, अगर हम फास्ट पढ़ाएंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी साल भर पढ़ाई कर चुके हैं, है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा ये। लेकिन जो बच्चे अभी क्रैश कोर्स में नए जुड़े हुए हैं, उनको अगर हमने ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया तो कहेंगे सर हमारे लिए ये एकदम वेस्ट हो गया सर, क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आ पाया। तो बच्चे ऐसा होता है, हम जानते हैं ऐसा होता है मन में कि जो चीज़ हम पढ़ चुके होते हैं ना, तो दोबारा पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि भाई कितना फास्ट हो जाए। लेकिन आप उनके बारे में भी सोचिए, जो लोग बच्चे भी नए जुड़े हुए हैं, जो उम्मीद लगा लिए हैं भाई टारगेट बोर्ड से कि नहीं हम क्रैश कोर्स ज्वाइन करके भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो कम से कम बच्चे उनके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिए, है कि नहीं है ना। क्योंकि हमें तो भाई आपको भी देखना है, हमें उन बच्चों को भी देखना है जो भी नए जुड़े हुए, जिनका उम्मीद है कि हम 90+ मार्क्स ला सकते हैं, है ना। चलिए तो बच्चे यहां देखिएगा, इनके 2 इंपॉर्टेंट बच्चे रचनाएं हैं, उनका नाम याद रखिएगा। लीव्स ऑफ ग्रास, बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में पब्लिश हुई थी। वो भी इन्होंने अपने खर्चे पर पब्लिश करवाया था, क्योंकि इनको कोई पब्लिकेशन सपोर्ट करता ही नहीं था, ठीक है। ड्रम टैप्स 1866 में, 1866 में ड्रम टैप्स नाम की इनकी पोम की कलेक्शन जो होती है ना, पोइट्री, वो इन्होंने पब्लिश करवाया था, ठीक है। तो 1855 में याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में, ड्रम टैप्स 1866 में। कोई पूछे कि लीव्स ऑफ ग्रास, कोई पूछेगा, बिहार बोर्ड पूछेगा कि लीव्स ऑफ ग्रास ड्रम टैप्स किनका लिखा हुआ है, तो सीधे आंसर होगा वॉल्ट विटमैन साहब का लिखा हुआ है। जरूरी नहीं कि यही पूछे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनका लिखा हुआ है, ये भी पूछ सकता है कि ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास किनका कंपोजिशन है, तो कहिएगा वॉल्ट विटमैन साहब का, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, थीम ऑफ द पोएम, इस पूरी कविता का थीम क्या है
है ना। मतलब मूल विषय क्या है इसका, ये कविता पढ़ने का हमको क्या मीनिंग मिलने वाला है, किस विषय पर ये चर्चा होने वाली है। तो बच्चे आपका ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से याद रखिएगा। द पोएम इज बेस्ड ऑन, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है ये आधारित है, ये बेस्ड है, ये क्या है, ये आधारित है, ये आधारित है किस पर, ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब कि इस कविता के जरिए कवि चाहते हैं ना, इस कविता को पढ़ के इंसान में यूनिवर्सल ब्रदरहुड नाम का एक फीलिंग आ जाए उसमें। मतलब कि ये हुआ, यूनिवर्सल का मतलब कि पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड, और ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है, भाईचारा। तो ये चाहते हैं कि लोगों के बीच में कोई फूट ना हो, क्योंकि सारे लोग समान है इस पूरे ब्रह्मांड में, सबका खून का रंग एक ही है, कोई का खून पीला, कोई का लाल, कोई का हरा, कोई का गुलाबी नहीं है, सब एक ही मिट्टी से बने हैं, सब एक ही कण से बने हैं। तो सब में एक ही भावना होनी चाहिए, कौन सी, भाईचारा की भावना। मतलब चैनो अमन की बात करते हैं, मतलब शांति की बात करते हैं, आपस में भाईचारा की बात करते हैं, आपस में फूट फाट की बात नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो बच्चे इस चैप्टर का मेन जो मकसद है लिखने का वो क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एस्टेब्लिश करना, प्रचार करना उसका। और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब क्या है ना, कि मतलब अपने विचारों को सामने रखने की आजादी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां पर कहते हैं, मतलब कुछ भी बोलने की आजादी हो, या बोलने में ये नहीं कि हम किसी को गालियां दे रहे हैं, वो नहीं, बोलने का मतलब अपने विचार को अपने लोगों के सामने रखना, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। और क्या, पैट्रियटिज्म, इसमें एक देशभक्ति की भावना भी दिखाई गई है, देशभक्ति की भावना भी दिखाई गई है। पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति की भावना। मतलब ये राइटर जो है ना, ये अमेरिका का, हर पोएम में अमेरिका का बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं, ये बहुत ज्यादा अमेरिका के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। इसका मतलब इनके जो एकदम कह सकते हैं ब्लड में, एकदम खून के हर कतरे में अमेरिका बसा हुआ है। तो इसका मतलब निकला कि अमेरिका से ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अमेरिका कौन, आखिर अमेरिका के मतलब लोगों के बारे में बात करेंगे ना, अमेरिका कोई एक इंसान थोड़ी है, लोगों से ही तो अमेरिका बन गया। इसका मतलब ये अमेरिका के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब अमेरिका से प्यार करते हैं ये, ठीक है। चलिए बच्चे, यहां तक हमने जानकारी निकाल लिया वॉल्ट विटमैन साहब के लाइफ से। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो हमने बच्चे आपको अंडरलाइन करा दिया, आप चीजों को नोट कर लीजिएगा और देखते हैं कितने बच्चे चैप्टर को बढ़िया तरीके से समझते हैं, ताकि लास्ट में ऑब्जेक्टिव आंसर सही से दे पाए। यहां से बच्चे आपके पोएम शुरू हो रही है, ठीक है, क्या है ये, पोएम है, शुरू हो रही है यहां से। अब तो हर लाइन का बच्चे मतलब समझिएगा। पोएम बहुत छोटी सी है, लेकिन मतलब इसके बहुत बड़े लिखे गए हैं, सुनिएगा ध्यान से। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। क्या बोला, आई, यहां आई कौन, तो बच्चे याद रखिएगा, पूछे कि इस लाइन में जो आई है वो कौन है, तो कहिएगा वॉल्ट विटमैन साहब है, मतलब वॉल्ट विटमैन है, या इन्हीं को आप कह सकते हैं पोएट। ये बात खुद कह रहे हैं, जो कवि हैं अपने बारे में कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देख रहे हैं इस पिक्चर को, है ना, अच्छी खासी एज हो चुकी है, लेकिन देखिए, है ना, कितने मजे में एकदम है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं अपने आप में मस्त मगन रहता हूं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, जैसे लोग फेस्टिवल मनाते हैं तो कितना खुश रहते हैं, मिलजुल करके जो फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं किसी चीज को, पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं, लोग कितना खुश रहते हैं। तो वैसे करें कि मैं अपने आप में खुश रहता हूं, मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी जिंदा हूं। तो जब जिंदा है तो जिंदा दिली दिखाना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि भाई खाली लगता है कि सामने से जिंदा हैं और अंदर से मरे हुए हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप में मस्त मगन रहता हूं। आई सिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप में, है ना, क्या करता रहता हूं, गुनगुनाता रहता हूं, मतलब अपने आप को मैं गुनगुनाता रहता हूं। और साथ ही साथ कह रहे हैं व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मतलब जैसा मुझे लगता है, जैसा मैं एज्यूम करता हूं, जैसा मैं सोचता हूं, आप भी वैसा सोचते होंगे। अब ये बात कैसे यहां पर उन्होंने कह दिया, तो यहां उन्होंने ऐसे कह दिया कि जैसा मुझे लगता है वैसा आपको भी लगता होगा, जैसा मैं अपने आप में एंजॉय करता हूं वैसा आप भी एंजॉय करते होंगे, है ना कि नहीं है। तो कहते हैं जैसा मुझे लगता है वैसा आपको भी लगता होगा। क्यों, तो इस वाई का रीजन आपको आगे के लाइन में दिया गया है। आखिर ये बात क्यों है भाई, आपको जैसा लगेगा जरूरी कि हमको भी वैसा लगेगा, ऐसा तो नहीं है। फिर भी इन्होंने जब ये लाइन कहा है तो भाई पूछ लेते हैं क्यों आपने ऐसा कहा। तो कहते हैं ये, कहते हैं बिकॉज, यहां बच्चे फोर का मतलब हो गया बिकॉज, ठीक है, यहां फोर का मतलब हो गया बिकॉज। बिकॉज एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, हर वो कण, एटम का मतलब यहां पर जो अणु होता है ना, कण, तो हर वो कण जिससे मेरा बॉडी बना हुआ है, उसी कण से एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसी कण से आप भी बने हुए हैं। मतलब कि हम जो इंसान धरती पर है ना, हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, हमें कुछ भी ऐसा फर्क नहीं है। ओके, मतलब हर किसी का जो बॉडी है वो, उसमें मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है, वो इन सब 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये बात तो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस बात को बहुत लोग जानते हैं पर मानना नहीं चाहते हैं। एक जानना होता है, उसको मानना, बहुत डिफरेंस आ जाते हैं इस बात में। तो लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो इन 5 है ना, इस 5 एलिमेंट से बना हुआ है, लेकिन लोग मानना नहीं चाहते। तो इसी बात को राइटर कहते हैं कि मैं अपने आप में मस्त मगन रहता हूं, मैं अपने आप में गुनगुनाता रहता हूं, मैं अपने आप में खुश रहता हूं, और जैसा मुझे लगता है वैसा आपको भी लगता होगा। क्यों, क्योंकि हम दोनों जो है ना एक ही मिट्टी के कण से बने हुए हैं। ओके, हम लोग एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। यहां बच्चे फोर का मतलब क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बिकॉज।
आप हिंदी में कह सकते हैं क्योंकि। अब यहां जैसे हमने सवाल किया ना यहाँ पर कि जैसा मुझे लगता है वैसा आपको लगता होगा, हमने कहा क्यों भाई ऐसा क्यों लगना चाहिए, तो ये कहते हैं क्योंकि मैं और आप दोनों का जो शरीर है ना, इन्हीं 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। समझ गए? आप में भी वही खून दौड़ रहा है, हमारे हमें भी वही खून दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहां से ये बात पता चलती है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आके दिया कि ऐसा क्यों है, जैसा मुझे लगता है वैसा आपको भी लगता होगा। आगे कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लोफ मतलब मैं घूमता रहता हूं, मैं घूमता फिरता रहता हूं। ठीक है, मैं एक्सप्लोर करता रहता हूं, मतलब मैं एक कुआं का मेढक बन के रहना नहीं चाहता हूं। इस कुएं के मेढक को लगता है कि हमारी जिंदगी लगता है कि इतना ही यही दुनिया है, लेकिन जब इससे बाहर निकलते हैं लोग तो पता चलता है कि नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, और बहुत सारी चीजें सीखने को हैं दुनिया में। तो कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता रहता हूं और मैं अपनी अंतरात्मा को, मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करते रहता हूं, मतलब मैं दिखाता हूं कि मैं भी जिंदा हूं। मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं, मतलब उनको मनाता हूं भाई तुम जिंदा हो, मतलब अभी तुम घूम फिर सकते हो, तुम टहल सकते हो, तुम दुनिया देख सकते हो। ये कहना चाहते हैं ये, मतलब अपने आप को ना ये इन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर एकदम ऐसे रिप्रेजेंट किया अपने आप को ना, मानो कि वाकई इंसान खाली फिजिकली जिंदा नहीं है, ये मतलब मेंटली भी जिंदा है ये। आई लीन एंड लोव एट माई ईज, मतलब मैं जहां झुक जाता हूं, मैं चलते चलते अगर जहां मैं झुक जाता हूं, मैं जहां पर घूम रहा होता हूं आराम से, एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, मतलब मैं अपने आप में इतना मस्त मगन रहता हूं, मैं इतना ज्यादा खुश रहता हूं अपने आप में ना, कि इवन गर्मी के मौसम में भी जब कोई घास सूख जाता है ना, जब कोई घास जब सूखता है तो वो ज्यादा चुभने लगता है, वो है ना, जब तक घास हरी भरी रहती है तो ज्यादा नहीं चुभती है, लेकिन जब वो घास सूख जाता है गर्मी के मौसम में, तो जब आप वहां पर बैठिएगा चाहे लेटिएगा वहां पर, तो वो आपको चीजें गरने लगेगी, वो चुभने लगेगी वो। तो वहां पर क्या होता है ना, कहते हैं लेकिन मुझे यहां भी आराम लगता है, मुझे यहां भी आराम लगता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में बहुत ज्यादा खुश रहता हूं, इसलिए। ओके, कहा जाता है ना कि जो इंसान अंदर से जो खुश होता है ना, तो जरूरी नहीं कि उसको स्लीपेबल वाला गद्दा ही चाहिए सोने के लिए। इंसान जब अंदर से खुश रहता है, उसका जब मन खुश रहता है ना अपने आप में, जब वो एकदम मस्त मगन वाला फील करता है ना, तो प्लास्टिक वाला चटाई भी काफी उसके लिए सोने के लिए। यहां अगर चटाई नहीं है भाई वो जमीन पर लेट के ऐसे ही सो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से खुश है इसीलिए। और जो इंसान चाहे कितना भी पैसा धन दौलत क्यों ना, अगर ऊपर अगर अंदर से खुश नहीं है ना वो, तो उसको चाहे कितना भी मोटा मोटा गद्दा लगा दीजिए बढ़िया बढ़िया, उसको नींद नहीं आएगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया बातें कहते हैं मैं घूमता फिरता रहता हूं क्योंकि मैं खुश रहता हूं। उसके बाद जब मुझे कहीं पर लेटना हो तो मैं कहीं भी लेट जाता हूं, और अगर जो गर्मी के मौसम में जो घास होती है उसका जो स्पीयर होता है, फिर मतलब क्या, ये जो घास का जो देखते हैं ऐसे ऐसे जो घास रहता है, तो ये जो इसकी जो नोक होती है ना, ये जो नोक, इस पे मैं लेट जाता हूं, फिर भी मुझे यहां पर आराम ही नजर आता है। ओके, फिर भी मुझे ये आराम महसूस होता है, ये आराम महसूस मैं करता हूं क्योंकि मैं अंदर से खुश हूं इसीलिए। तो जैसा मैं सोचता हूं वैसा आप भी सोचते होंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही मिट्टी से बने हुए हैं ये। ओके, आगे कहते हैं, अब यहां पर अपने बारे में तारीफ कर दिया, अपने बारे में उन्हें बता दिया देखो मैं कैसे रहता हूं। अब यहां से कहते हैं, देखिए क्या, अब यहां से माई टंग, तो कहते हैं कि मेरी यहां पर जो, अब देखिए टंग का मतलब तो इसे जुबान होता है, जुबान को टंग कहते हैं, जीव होता है जिसको कहते हैं। लेकिन बच्चे यहां पोएट जो है ना वो टंग को ना यहां पर एक लैंग्वेज के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में, मतलब भाषा के तौर पे, इस तौर पे भाषा के तौर पे, तो लैंग्वेज ना लिख करके बल्कि टंग लिख दिया है। उसके बाद देखिए एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मतलब मेरे खून का एक एक कतरा, कहना चाहते हैं ये कि मेरे बॉडी में जो खून जो दौड़ रहा है उसका एक एक कतरा, ठीक है, और मेरी जो भाषा जो मुझे मिली है ये फॉर्म की गई है, ये बनाई गई है, ये ढाली गई है फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, मतलब यहां दिस बोलने का मतलब हो गया अमेरिकाज, क्या हो गया, अमेरिकाज। ठीक है, यहां दिस बोलने का मतलब हो गया बच्चे अमेरिकाज। कहना चाहते हैं इस लाइन के जरिए, इस लाइन में इन्होंने अपने अमेरिका को एकदम बोला है आई लव माई अमेरिका। ठीक है, मतलब यहां पर इनके अंदर से ना वो पैट्रियटिज्म वाली भावना बाहर निकल रही है, मतलब देशभक्ति वाली भावना, कि कह रहे हैं कि मैं इतना जो बड़ा हो चुका हूं, मेरा इतना बड़ा शरीर जो आप देख रहे हैं ना, इसमें जो खून दौड़ रहा है उसका एक एक कतरा अमेरिका का दिया हुआ है। यहां पर जो मुझे भाषा मिली है वो अमेरिका की देन है। मेरा जो बॉडी जिस मिट्टी से बना है वो अमेरिका की मिट्टी है। यहां जो मैं सांसें ले रहा हूं, यहां एयर मतलब जो हवा में मैं सांसें ले रहा हूं ना, वो हवा भी अमेरिका की दी हुई। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा क्या हूं, कर्जदार हूं अमेरिका का। तो कोई भी सिटीजन किसी भी कंट्री का हो वो उतना बड़ा ही कर्जदार होता है, क्योंकि वो कभी इस मिट्टी का ना मतलब वो उस मिट्टी का कभी कर्ज नहीं चुका सकता है, वो इतना कुछ दिया गया होता है देश के द्वारा उसको। ठीक है, तो इस लाइन के जरिए पोएट कहना चाहते हैं कि भाई आई लव माई अमेरिका। ओके, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं कि और आगे कुछ कहते हैं बोर्न हेयर, मतलब आई वॉज बोर्न हेयर, मतलब मैंने यहां पर जन्म लिया। वॉल्ट व्हिटमैन साहब खुद के बारे में कह रहे हैं कि मैंने यहां पर जन्म लिया। यहां बोलने का मतलब अमेरिका,
ठीक है। ऑफ पेरेंट्स मतलब मैं यहां पर जन्म लिया अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से मैंने यहां पर जन्म लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आगे, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स ने जन्म लिया वो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। एंड द सेम, और उनके पेरेंट्स ने यहां पर वो अपने पेरेंट्स से जन्म लिए। देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात की गई है कि मैंने यहां पर जन्म तो लिया ही, साथ ही साथ मेरे जो भी पूर्वज थे, जो भी मेरे पूर्वज हैं, वो सब के सब इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो अमेरिका का जो रिश्ता है ना, वो सदियों से है। वो ये बात इस लाइन के जरिए कहना चाहते हैं ये, आई वॉज बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, मतलब मैंने अपने माता पिता से, फिर वो मेरे माता पिता अपने माता पिता से, और उनके माता पिता फिर वो अपने माता पिता से। वो इसका मतलब मेन कहना चाहते हैं ये कि मेरा जो अमेरिका का जो रिश्ता है ना, इस मिट्टी का जो मेरे साथ जो रिश्ता है वो सदियों से है, ये कहना चाहते हैं ये, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करना होता है ना बिहार बोर्ड को, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अब उनका मन करेगा यहां पर क्वेश्चन सेट करने का, तो ये भी पूछ देंगे कि भाई लीव्स ऑफ ग्रास किनका लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, तो भाई आप कहेंगे वॉल्ट व्हिटमैन साहब का लिखा हुआ है। फिर कहेंगे वो ये, अगर उनका मन होगा पूछने का कि लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश किया गया था, कब छापा गया था, तो क्या आप उनको रोक लीजिएगा क्वेश्चन करने से? नहीं रोकिएगा ना। तो मेनली क्या होता है कि हमको पढ़ के जाना है, वहां क्वेश्चन उनकी मर्जी जैसा पूछे, हमको तो भाई पढ़ना है। अगर हमें याद रहेगा तो हम वहां जाकर आंसर टिक आउट कर सकते हैं, है ना। अब हम ये कह दें कि देखिए लीव्स ऑफ ग्रास जो है ना, वो वॉल्ट व्हिटमैन साहब का लिखा हुआ है, आप बोलेंगे हाँ सर लिखा हुआ, ठीक है। अब आप ये भूल गए कि भाई कब पब्लिश हुआ था, और वहां जाकर क्वेश्चन कर दिया कि कब पब्लिश हुआ था, तो फिर आप क्या कीजिएगा? इसलिए बच्चे वही चीज आपको यहां पर बताई जा रही है जिसका सीधा लिंक एग्जाम से है, ठीक है। तो आप चीजों को गौर से समझते चलिएगा। आगे कहते हैं, अब अपने बारे में फिर से वापस आ गए, अपने बारे में फिर से वापस आ गए। अभी बीच में अपने अमेरिका के बारे में चर्चा किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, उनका गुणगान किया। अब कहते हैं आई यहां पे कौन? वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन साहब मतलब जो पोएट हैं वो खुद। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी कर देगा आपको, ये पता है क्या करेगा, ये लाइन यहां ऐसे लिख देगा, ठीक है, ये लाइन एग्जाम में लिख देगा और कहेगा कि ये लाइन कौन से चैप्टर से ली गई है, तो आप कहिएगा वॉल्ट व्हिटमैन, सॉरी मतलब कहां से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ये पूछ देगा कि ये लाइन किनका लिखा हुआ है, तो आपको अगर चैप्टर का नाम याद हो गया तो आप ये नहीं बता दीजिएगा कि हाँ कि किनका लिखा हुआ है, तो वॉल्ट व्हिटमैन साहब का लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर ये कर दिया कि यहाँ इस लाइन में आई किनको सिंबलाइज कर रहा है, किनका प्रतीक यहाँ बोला गया है, तो आप कह सकते हैं वॉल्ट व्हिटमैन, नहीं तो पोएट का ऑप्शन रहेगा तो आप पोएट पे टिक आउट लगा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो बच्चे क्वेश्चन पूछने का बिहार बोर्ड का अपना मन है, जैसे पूछ लें, हमको तो भाई पढ़ के जाना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप देखिए इस लाइन का मतलब समझिएगा। अब वॉल्ट व्हिटमैन साहब कह रहे हैं कि नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 साल का हो चुका हूं। अपने बारे में कह रहे हैं कि देखो मेरी एज अब 37 साल की हो चुकी है। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने तो अभी बस मेरा एज क्या हुआ है, अभी मेरा एज कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब 37 साल एक अच्छा खासा एज हो जाता है ना इंसान का, है ना तो वो बूढ़ा होता है ज्यादा, ना तो वो जवान रह जाता है, मतलब बीच का रह जाता है वो। तो ये जो 37 साल है, वो कह रहे हैं कि मैं 37 साल का हो चुका हूं, लेकिन अभी ऐसा लगता है ना कि मेरा जो स्वास्थ्य है एकदम परफेक्ट है। जबकि 37 साल होते तो इंसान के घुटनों में दर्द, कुछ ना बीमारी आ ही जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी मैं परफेक्ट हेल्थ में हूं, मेरा जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है ना कि मेरा स्वास्थ्य अभी शुरू हुआ है, अभी तो मैंने यहां पर शुरू ही किया है जीवन को। अब ऐसा क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इंसान का जो एज है ना, बस वो एक नंबर कहलाता है। इंसान अगर बहुत ज्यादा खुश रहे ना, तो चाहे वो किसी एज में रहे, उसमें एज का फर्क नहीं पड़ता है फिर। ओके चलिए, तो बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि मैं 37 साल का हो चुका हूं और मैंने तो वैसे अभी शुरुआत ही किया अपने जीवन का, ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब बच्चे एग्जाम अगर पूछ देगा क्वेश्चन, ये लाइन किनका है? वॉल्ट व्हिटमैन साहब का। कौन से चैप्टर? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। राइटर में यहां पर जो लिखा है आई, वो किसके चलते भाई? तो खुद के चलते लिखा है। उसके बाद राइटर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितने साल के हो चुके हैं? तो भाई 37 साल के हो चुके हैं। अब ये सब चीज हम याद करके जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया बना के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे कहते हैं बच्चे, देखिए आगे कह रहे हैं, लेकिन 37 साल का हो गया हूं, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है और उम्मीद करता हूं कि टू सीज कि ये उम्र ऐसे ही रुक जाए, ये उम्र मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा है ना, ये ऐसे ही थम जाए, रुक जाए, और मैं मरते दम तक, मतलब मैं मरते दम तक मेरा जो हेल्थ है ना, वो ऐसा ही मतलब एकदम परफेक्ट रहे। 37 साल का हो चुका है, एकदम परफेक्ट फील कर रहा हूं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मैं मरते दम तक भी ऐसे ही हेल्थ के साथ रहूंगा। ये ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, क्रीड्स एंड स्कूल्स आर एबियंस। अब यहां पर थोड़ा सा अपना वो ना एकदम होता है ना एकदम कड़वी बात, वो यहां पर ये बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से क्या कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स आर एबियंस। ओके, मतलब क्रीड्स और स्कूल, यहां बच्चे क्रीड्स का मतलब बोला जाता है पंथ, मतलब वो एक समुदाय, ठीक है, जो एक होता है ना कम्युनिटी, एक समुदाय वो। और यहां स्कूल का मतलब बोला गया है सिस्टम ऑफ थॉट। सिस्टम ऑफ थॉट बोलने का मतलब है कि इंसान के मन में जो सोच होती है ना, जो एक परंपरागत चलते आ रही है सदियों से, कि ये सोच एकदम दिमाग में बस जाता है, तो वैसे तो कहते हैं वैसे क्रीड, वैसे पंथ समुदाय, वैसे धर्म को चाहे और वैसी सोच को मैं एबियंस करता हूं, मैं नहीं मानता हूं।
मैं नहीं मानता हूं, मैं इग्नोर करता हूं इन चीजों को। मैं क्या करता हूं? इग्नोर करता हूं, मैं हटाता हूं अपने मन से। क्यों भाई? क्योंकि रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। कहते हैं मैं वैसे धर्म, समुदाय, पंथ, वैसी सोच को मैं इग्नोर करता हूं, नहीं मानता हूं जो इंसानियत को बांटना सिखाए। अब चूंकि इनका लिखने का थीम क्या है? ब्रदरहुड, भाईचारा। ये अपनी कविता से अमेरिका में भाईचारा लाना चाहते हैं। कोई युद्ध नहीं होना चाहिए अमेरिका में, अपने देश में। ये भाईचारा की बात करते हैं। कैसी भाईचारा? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कोई देश किसी देश पे अटैक ना करे, अपने देश में खुद में अटैक ना हो एक दूसरे के साथ। तो ये भाईचारा की बात करते हैं। तो बीच में कुछ ऐसी ऐसी सोच इनके सामने आती है ना, जो लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं। तो ये कहते हैं मैं वैसे धर्म, समुदाय, पंथ को नहीं मानता हूं, मैं ऐसे वैसे सोच को भी नहीं मानता हूं जो इंसानियत में बंटवारा करना सिखाए। ओके, और मैं जब ऐसी सोच मेरे पास आती है तो मैं क्या करता हूं ना, रुक जाता हूं। मैं क्या करता हूं? उसको रुक जाता हूं, उसको इग्नोर कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने सीखा है जो भी मेरे पास विचार है ना, वो सफिशिएंट है, वो पर्याप्त हैं जीवन जीने के लिए, वो पर्याप्त हैं। लेकिन होता क्या है ना, मैं चाहे उनको कितना भी इग्नोर कर दूं, वे भूले नहीं जाते हैं मुझसे, क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि उनके दिमाग को ना सही किया जाए, मतलब मैं उनके दिमाग से ये जो लड़ाई वाली भावना है मैं उसको भुला दूं। लेकिन कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनसे भुलाए नहीं जा सकते हैं। तो ये इस लाइन के जरिए कहना चाहते हैं कि जो वे हैं, जैसी उनकी सोच है, वो कभी भूली नहीं जाती। लेकिन मेरा फिर भी प्रयास है कि मैं उनमें भाईचारा लाने की, है ना, एक कोशिश करूं। ये कहना चाहते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यहां आई का मतलब कौन? वॉल्ट विटमैन, मतलब पोएट। कौन है ये? पोएट। आई हार्बर फॉर गुड और बैड मतलब क्या? कि मैं हार्बर करता हूं, मतलब मैं सपोर्ट करता हूं। किसका? तो मैं अच्छी चीजों का सपोर्ट करता हूं, और मैं बुरी चीजों पर मैं अपना क्या करता हूं? जवाब भी देता हूं। मतलब मैं अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए मैं बुरा हूं फिर। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने आप को ना, मैं परमिट करता हूं, मतलब मैं परमिशन देता हूं, इजाजत देता हूं कि मैं बोल सकूं, मैं बोलूं एट एवरी हज़ार्ड। चाहे कोई भी संकट आ जाए, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, मतलब अच्छा चल रहा है तो मैं उस पर भी बोलूंगा। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसकी अच्छाई पे भी बात करूंगा, और अगर कोई बुरा कर रहा है हमारे देश में तो मैं उसकी बुराई को लोगों के सामने लाऊंगा। तो मैं अपने आप को परमिशन देता हूं, मैं अपने आप को इजाजत देता हूं कि मैं, है ना, अच्छाई में भी बोलूं, और मैं बुराई में भी बोलूं। चाहे कोई संकट हो, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरे पास आई हैव फ्रीडम ऑफ थॉट्स, मेरे पास विचारों का एक आजादी है। मैं अपने विचार को व्यक्त करने से अपने आप को रोकूंगा नहीं। मैं अच्छाई में भी बोलूंगा, मैं बुराई में भी बोलूंगा। ओके, मतलब व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, आई वोंट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। ठीक है, कहते हैं नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। क्यों कहते हैं ऐसा? ये क्यों चाहते हैं कि लोगों में भाईचारा आ जाए, लोग एक दूसरे के साथ पार्शियलिटी करना बंद कर दें? देखिए, अमेरिका एक ऐसा टाइम से गुजर रहा था ना, जब वो अपने ही कंट्री में गोरे काले का भेद चला रहा था। वो मतलब गोरे लोग काले लोग को देखना पसंद नहीं करते थे। अमेरिका में भी तो ऐसा सिस्टम था, और साउथ अफ्रीका में भी ऐसा सिस्टम था। ठीक है, वो तो ऐसे कुछ महान लोग आए जो इन सब चीजों को वहां से दूर हटाए, इन सब सोच को, समझ गए? तो ये कहते हैं नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। जैसे हमारी जो प्रकृति है कभी डुप्लीकेट चीज नहीं बनाती है। जो हमारी प्रकृति है ना, जैसी है, एज इट इज, क्या उसको बोलते हैं? एज इट इज, मतलब यथार्थ। क्या उसको बोलते हैं? यथार्थ, मतलब जो जैसा है वैसा ही दिखता है। कभी सुना है कि आप जो आम का पेड़ है ऊपर से चादर ओढ़े हुए हैं जानबूझ के हरा रंग का, और वैसे उसको ऐसे हटा तो पीला नजर आएगा? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। टाइम से वो हरा पीला जैसा होगा वो टाइम से अपने आप होगा वो। तो कहते हैं नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, मतलब उनके पास अपनी एक ओरिजिनल एनर्जी है। वो कभी दिखावा नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, एज इट इज होते हैं। और वो कभी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब की बस्ती में जो अमरूद का पेड़ है वो कम अमरूद निकलेगा, और अमीर की बस्ती में जो अमरूद का पेड़ है वो ज्यादा अमरूद दे देगा। सूरज निकलेगा तो भाई गरीब का जो बस्ती है उसमें धूप कम डालेंगे, और जो अमीर का बस्ती है उसके ऊपर धूप थोड़ा ज्यादा डाल देंगे हम। कभी ऐसा हुआ है? आज तक नहीं हुआ है। तो राइटर कहते हैं जब नेचर ने हमारे साथ पक्षपात नहीं किया तो हम इंसान कौन है एक दूसरे के साथ पक्षपात करने वाले? तो इस बात से बस यही कहना चाहते हैं कि सब लोगों में ना बराबर का हिस्सा होना चाहिए, सब आपस में मिलजुल कर रहें, मतलब भाईचारा के साथ रहें। ठीक है, तो बच्चे यही इस चैप्टर का पूरा थीम था। तो कभी कभी एक कड़वी बात लिखते हैं, लेकिन लोगों को हजम नहीं हो पाती, इस वजह से इनको लाइफ में ना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला, इनको तारीफ ज्यादा नहीं मिली। लेकिन मरने के बाद जम करके इनकी तारीफ, इनके चलते ना छुट्टी भी रखा गया था। मतलब इनका जो फुनरल था ना, जो अंतिम दाह संस्कार होता है, जो रास्ते में लोग लेके चलते हैं इनको, तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हुए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये आपके चैप्टर का हो गया एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ज्यादा टफ भाषा में हमने नहीं समझाया है, बिल्कुल तोड़ करके आपको हमने अपनी भाषा में समझाया है। ठीक है,
यहां देखिए बच्चे, एग्जाम में आपको हिंदी तो खैर लिखना ही नहीं है, हिंदी तो आपको हम क्लास में समझाते हैं, लेकिन एग्जाम में हिंदी का कोई मतलब नहीं। आपको लिखना भी है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो वो भी इंग्लिश में ही बनाना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है तो भी इंग्लिश में लिखना है। तो हिंदी के लिए बच्चे क्लास कीजिए, क्लास में आपको हिंदी करके बताया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए बच्चे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से क्या पूछा गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का थीम क्या है। ऑलरेडी हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि पूरे चैप्टर का थीम क्या है भाई, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना, क्या है, वैश्विक भाईचारा। क्या है ये, वैश्विक भाईचारा है ये, मतलब पूरे विश्व में भाईचारा होनी चाहिए, ऐसा पोएट कहते हैं। तो द थीम ऑफ द पोएम इज, इस कविता का मूल विषय क्या है, तो वैश्विक भाईचारा है। और साथ ही साथ क्या है, एकता। भाईचारा कब बन के रहेगा, जब आपस में एकता नाम की चीज होगी। क्या होगी, हम एक होके रहेंगे तब, समझ गए ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बोलने की आजादी होनी चाहिए, हर इंसान को बोलने की आजादी होनी चाहिए। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ, मतलब पहचान होनी चाहिए, खुद की पहचान होनी चाहिए, इसकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। विद एवरी एटम ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे विश्व में आपकी एक खुद की पहचान आप चाहे तो बना सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहिए। ओके। अरे मरने के बाद तो भाई जो आपका दुश्मन रहता है वो भी आके तारीफ कर जाता है, वो तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो तारीफ कर देनी चाहिए इंसान की, है ना। कौन सा मरने के बाद वो सुनने आ रहा है। हु इज द स्पीकर एंड हाउ ओल्ड इज ही, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। हु इज द स्पीकर, इसमें जो वक्ता है वो कौन है, जो कविता सुना रहे हैं। एंड हाउ ओल्ड इज ही, और कितने साल के वो हो चुके हैं इस कविता में, इसका मतलब साल बताया गया होगा, तभी तो क्वेश्चन पूछा है। तो द पोएट हिमसेल्फ, देखिए क्या पूछा है इस कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, तो पोएट खुद ही है। कौन है भाई, खुद ही है। इज द स्पीकर इन द पोएम एंड ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, और वो कितने साल के हैं इसमें, तो वो 37 साल के हो चुके हैं इस कविता में। ओके आगे बढ़ते हैं। Why does Walt Whitman not want to bother himself with creeds and schools? कहते हैं वॉल्ट विटमैन जो हैं इस कविता में अपने आप को इतना चिंतित नहीं रखते हैं, अपने आप को इतना चिंतित नहीं रखते हैं, समझ गए ना, चिंता नहीं करते हैं वो किसकी, विद क्रीड्स एंड स्कूल्स, वैसे धर्म पंथ समुदाय के लिए और वैसे सोच के लिए, क्योंकि वो सोच, वो धर्म समुदाय जो लोगों को बांटना सिखाए, वैसे सोच विचार को, वैसे धर्म को ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है इनको ये बिल्कुल बॉदरिंग नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो कहा गया है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसा क्यों है, इसका रीजन पूछ रहा है आपसे। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के इस जमाने में, द न्यूमेरस क्रीड्स, आज के इस जमाने में एकदम बथेड़े, मतलब ढेर सारे न्यूमेरस क्रीड्स, ढेर सारे समुदाय हो चुके हैं, पंथ हो चुके हैं, और ढेर सारे ऐसे विचारों ने जन्म ले लिया है जिनका बस एक ही काम रह गया है कि बस मानव जाति को बंटवारा करते रहो, लोगों में फूट डालते रहो, शासन करते रहो, लोगों को आपस में लड़वाते रहो। ऐसे बहुत तरह के लोग दुनिया में आ चुके हैं। दिस इज वाई, यही कारण है कि, दिस इज वाई का मतलब यही कारण है कि द पोएट, जो कवि हैं, हु इज कन्विंस्ड ऑफ द एसेंशियल यूनिटी ऑफ यूनिवर्सल, यहां देखिए ये समझ चुके हैं, ये अपने आप को मना चुके हैं, एकदम मान चुके हैं कि भाई एकता में, एकता सबसे ज्यादा जरूरी है, एकता एकदम एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे यूनिवर्स में। हैज नो रिस्पेक्ट फॉर क्रीड्स एंड स्कूल्स, और जब जरूरी रहेगी एकता ना, जहां एकता रहेगी ना, वहां पर ऐसे विचार और ऐसे जो पंथ हैं ना, ऐसे जो समुदाय हैं, जो पंथ हैं, जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, वो सब एकदम बेकार साबित होते नजर आएंगे। जब हम एकता में बिलीव करेंगे तो ऐसे विचार हमारे पास रह के भी क्या करेंगे, है ना। तो जब हम एकता में बिलीव करेंगे ना, तो क्या होगा कि चाहे कोई हमको कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, हम नहीं टूट पाएंगे। तो उनके लिए हमारे मन में क्या रहेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। विच हैज डिसाइसिव फोर्स, ऐसे विचार, ऐसे पंथ जिनके पास क्या होता है, डिसाइसिव फोर्स होते हैं, मतलब क्या चाहते हैं ना, उनका मन ही होता है कि उनका कोई काम नहीं, बस एक ही मोटिव होता है, बस लोगों में जाए हम, लोगों को हम बरगला दें, उनके ध्यान को भटका दें, समझ गए, रास्ते से हटा दें उनको, और बस फूट डाल दे उसमें। ओके बच्चे, अगर आप ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो घबराने की कौन सी बात इसमें है। आप क्रैश कोर्स में एडमिशन आप ले चुके हैं, फिर भी आप घबरा रहे हैं, ये तो वही बात हो गई ना कि आप, भाई लगता है कि आपके अंदर इतना डर समा गया, पता नहीं टीचर कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बच्चे, जब हम बार बार कह रहे हैं कि क्लास में आप खाली बने रहिए, जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है ना, वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, क्रैश कोर्स में सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे, ठीक है। खाली बस अपना फोकस बना के रखिए आप। आगे कहते हैं वेयर डज ही लाइक टू रेस्ट। देखिए अब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है, यही क्वेश्चन आपको क्या कर देगा, ऑब्जेक्टिव में कर दे सकता है ना। क्या करेगा वो, खाली वर्ड को हम मिसिंग कर देगा। वेयर डज ही लाइक टू रेस्ट, जो ही यहां पर कौन है, वो पोएट है, वॉल्ट विटमैन। तो ये पोएट कहां पर आराम करना चाहते हैं, कहां पर इनको आराम लगता है, तो द पोएट फाउंड अ वेरी डिफरेंट वे टू रेस्ट। ये जो कवि है ना, इन्होंने बहुत ही अलग तरीका निकाला है यहां पर रेस्ट करने का, वेरी डिफरेंट वे। ही लाइक्स टू सिट, वो बैठना पसंद करते हैं, कहां पर, ऑन द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मतलब गर्मी वाले जो सूखी हुई जो घास होती है, जो घास होती है उस पर वो बैठना पसंद करते हैं, उस पर बैठने के बावजूद भी इनको आराम लगता है।
ही फील्स वेरी रिलैक्स ओवर देयर, वहां पर ये बड़े ही आरामदायक महसूस करते हैं, उस घास को भी अपने आप को बड़ा ही एकदम आराम सा फील करते हैं वो। ठीक है, आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, What does the poet mean by nature without check with original energy? कहते हैं इस कविता में जो पोएट हैं, जो कवि हैं, ये वर्ड बोलने का मतलब क्या है, ये लाइन बोलने का मतलब क्या है, ये नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, इस जो लास्ट में जो लाइन लिखा गया था उसका मतलब क्या था? तो द पोएट मीन्स टू से, कहने का मतलब ये था कि नेचर इज गोइंग विद इट्स फुल स्विंग, कि जो प्रकृति है ना, जो हमारी प्रकृति है, इज गोइंग विद, ये चल रही है अपने एकदम जोर शोर के साथ, इन फुल स्विंग, फुल स्विंग का मतलब एकदम जोर शोर के साथ वो चल रही है, वो रुकने वाली नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप इट, इसको रोकना असंभव है। इट्स नेचर इज डायनेमिक, क्योंकि इस प्रकृति का जो स्वभाव है ना, ये प्रकृति का जो स्वभाव मतलब नेचर का जो नेचर है, इस डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है समय के साथ ना, ये मतलब बदलते रहती है, कभी एक जैसा नहीं रहती है। देखते हैं मौसम भी बदलते रहता है, तो ये इसमें डायनेमिक चेंजेस आते रहते हैं, इसमें ना एकदम समझिए कि समय के अनुसार ये अपने आप को बदलता रहता है। एंड रेगुलर, और ये निरंतर रहता है, ऐसा नहीं कि आज सूरज निकला तो कल नहीं निकलेगा, है ना, आज हवा है कल हवा अचानक से भाई सारी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये लोग अपना काम कभी नहीं रोकते हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए कि अपने काम को कभी बंद नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने कभी अपना काम बंद किया है? नदी ने कभी पानी देना बंद किया? नहीं। सूरज ने धूप देना बंद किया? नहीं किया। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। एंड इट इज एज इट शुड बी, और ये एकदम यथार्थ है, जैसा इसको होना चाहिए ना, ये वैसा ही है। मतलब कोई इसमें डुप्लीकेशन नहीं है, इसमें कुछ भी डुप्लीकेशन नहीं है, इसमें कुछ भी जाली नहीं है, जो है एकदम ओरिजिनल है। एकदम ये डबल फेस लेके नहीं घूमता है प्रकृति, इंसानों की तरह। इंसान तो दो दो चेहरे लेके घूमते हैं, समझ गए ना। तो उसके जैसा प्रकृति हमारा नहीं है, तो जैसा प्रकृति है हमें भी वैसा ही बनना चाहिए, इसकी तरह पे। आगे कहते हैं व्हाट डज द पोएट वांट टू डू विद हिज क्रीड्स, वैसे धर्म समुदाय पंथ जो पोएट के आसपास हैं, इनके मोहल्ले में चाहे इनके समाज में, तो उनके साथ ये क्या कहना है ना, ये क्या करना चाहते हैं। द पोएट टेल्स हिज कंट्रीमैन, जो कवि हैं ये कहते हैं अपने देशवासियों को, टू टेक असाइड हिज बिलीफ, कि अपने वैसे विश्वास को अलग कर दीजिए। टेक असाइड, किनार कर दीजिए, दरकिनार कर दीजिए उसको, किनारे कर दीजिए उसको, समझ गए। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, वैसे विचारों को थोड़ी देर के लिए अलग करके देखिए। और बस ये समझिए कि अभी फिलहाल समझिए कि भाई हमारा कोई जाति धर्म समुदाय नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि हम इंसान हैं, मेरे सामने वाला इंसान है, तो जैसा मेरा बॉडी है वैसा उसका भी बॉडी है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। थोड़ी देर के लिए वैसे धर्म समुदाय पंथ को साइड करके सोच को रखिए, फिर देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ वाकई हम इंसान है, तो अगला पर्सन भी इंसान ही है। ओके, एंड टू एंजॉय अ न्यू डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, और अपने जीवन को ना एकदम लोकतांत्रिक तरीके से जीने का जो मजा आएगा ना आपको, बड़ा गजब का आएगा। लेकिन वैसे सोच को थोड़ा सा साइड करके रखिए थोड़ी देर के लिए, तब ये आप एंजॉय कर सकते हैं ऐसा। बट ही हिमसेल्फ सेज दैट दीज पीपल विल नॉट डू सो, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैं भले ही बात बोल रहा हूं, लेकिन बहुत लोग जो हैं मेरे कहने पर ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, इनको ये पता है, तभी तो इनके साथ ऐसी घटना हुई थी कि लोग इनकी कविताओं को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बड़ी ही कड़वी बात लिखते थे। हालांकि कड़वी क्या, सच्चाई लिखते थे, लोगों को कड़वा लगता था। आगे कहते हैं व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी समानताएं हैं जो पोएट ने यहां पर दिखाया है, किसके बीच में, तो टू ह्यूमन बींग्स, मतलब दो इंसान के बीच में। तो द पोएट सेज दैट ऑल द ह्यूमन बींग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन बींग हैं, ओके, इज सेम, वो सब एक ही हैं, बिकॉज दे ऑल आर मेड अप, क्योंकि वे सब के सब बनाए गए हैं। क्या है, बनाए गए हैं ऑफ द सेम एटम ऑफ द ब्लड, मतलब एक ही खून से, मतलब एक ही खून सबका, यहां पर किसी का पीला, किसी का गुलाबी, किसी का हरा नहीं है, सबका खून लाल ही है। तो इसमें से पता चलता है कि कोई फर्क नहीं है। What does the poet mean by hoping to seize not till death? इस लाइन का मतलब क्या? देखिए बच्चे, इस लाइन को ना 4 मार्क्स वाले में ना आपको डाल सकता है। ये 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, एक्सप्लेन करने वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन डाल सकता है ये। तो अगर पूछ दे कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ का मतलब क्या है, तो आप कहिएगा कि द पोएट वांट टू से दैट, पोएट कहना चाहते हैं कि वो 37 साल के हो चुके हैं अभी, एंड उम्मीद करते हैं, होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उतना ही हेल्दी रहेंगे वो जितना कि वो अभी हैं, और मरते दम तक, मतलब जितना हेल्दी वो अभी है ना, जितने स्वस्थ वो अभी फील कर रहे हैं, उतने ही वो हेल्दी मरते दम तक भी फील करेंगे, ऐसा उनको उम्मीद है। ठीक है, आगे कहते हैं बच्चे व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, मतलब यहां कहता है कि जो स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, जो कवि हैं, जो पोएट हैं, पोएट का जो ब्लड है ना, वो किस चीज से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है। तो स्पीकर का जो ब्लड है ना, वो बना हुआ है, मेडअप का मतलब बना हुआ है, किससे, अमेरिका की मिट्टी से और वहीं की हवा से।
अमेरिका की मिट्टी से और वहीं की हवा से भी। ठीक है। Does the poet enjoy himself and sing for the self? कहते हैं कि क्या कवि खुद में एंजॉय करते हैं, मतलब अपने आप में मस्त मगन रहते हैं, अपने आप में गुनगुनाते रहते हैं। बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस, हाँ बिल्कुल। द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ, राइटर अपने आप को एंजॉय करते हैं, एंड सिंग फॉर द सेल्फ, और खुद में वो गुनगुनाते रहते हैं, खुद में गाने गाते रहते हैं वो। देखिए बच्चे, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपको सामने लिखाया गया है सेम आप इसी चीज को जाकर कॉपी पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। आप अपनी भाषा में भी आंसर लिख सकते हैं, समझ गए ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि जो बोर्ड लिखा हम सेम जाकर याद करके लिखे, नहीं। इसलिए तो आपको हम क्वेश्चन का मतलब समझा रहे हैं, फिर उसका आंसर का मतलब समझा रहे हैं, ताकि अपनी भाषा में इसको आप लिख सकें। ओके, ठीक है बच्चे, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहां से बच्चे आपके सामने आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि कितना आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझा और कितना आपने पोएम के लाइन को समझा। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन आए हैं, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना आप आंसर दे पाते हैं अपने मन से। वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देगा, फिर आप क्या बताएंगे? देखिए बच्चे, याद करने का कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। जब आप अपने आप को लगे कि हाँ अभी हमको ये टाइम पढ़ना है, तो आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम थोड़ी कि हमको सुबह में याद हो जाएगा, चाहे रात में याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस टाइम आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा, चीजें याद आपको उसी टाइम हो जाती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया से बचे। यहां पर 37 आपका हो गया सही आंसर। वॉल्ट विटमैन 37 साल के हैं इस कविता में। नेक्स्ट वन, द पोएट, ये जो कवि है ना, ये जो कवि है किसमें? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो कवि हैं वो क्या करते नजर आते हैं इन चार में से? रन्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए दौड़ते हैं, खुद के लिए गाते हैं, है ना, खुद के लिए पेंट करते हैं, या खुद के लिए कंपोज करते हैं, क्या करते हैं इसमें से? तो 2 का ऑप्शन आया है आपके तरफ से, नंबर बी, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। अब बताइए, पढ़ने के बाद लगता है कि क्वेश्चन में बिल्कुल जान है? बिल्कुल नहीं लगता ना, चीजें एकदम साफ साफ दिखाई देती हैं क्लैरिटी के साथ में। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ब्रूक, यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक होना चाहिए, रूपर्ट होना चाहिए, रूपर्ट ब्रूक, ओके, W.H. ऑर्डन या T.S. एलियट। सो देखिए बच्चे, ऐसे से क्वेश्चन बनाना थोड़ा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बोलने का सीधा मतलब क्या हो गया? वॉल्ट विटमैन, है ना। क्वेश्चन घुमाना चाहे लेकिन घूमना नहीं है। नेक्स्ट वन, नंबर 4, हु हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन को देखिए आपके सामने ऐसे घुमा के रख सकता है एग्जाम में, लेकिन हमको घूमना नहीं है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बोलने का मतलब ही हो गया वॉल्ट विटमैन, ओके। नंबर 5, हु इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट किनको कहा गया है? अभी तक हमने सिर्फ, अभी क्रैश कोर्स के हिसाब से देखें, अभी तक हमने सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट किया है ना आज तक में, एक कल एक आज। कल हुआ था, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो राइटर है जॉन डन, वो हमने कंप्लीट किया, तो उनके बारे में मेटाफिजिकल पोएट कहा गया था। आज के वॉल्ट विटमैन साहब के बारे में कहा गया कि ये पीपल्स पोएट हैं। ये क्या है? ये पीपल्स पोएट हैं। बहुत बढ़िया। नंबर 6, वॉल्ट विटमैन डजंट लाइक द क्रीड एंड द डैश विच डिवाइड मैनकाइंड। वॉल्ट विटमैन बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वैसे पंथ, समुदाय, धर्म को, और किस चीज को? जो मानवता को बांटने का काम करता है। तो मैन को, नेबर को, पीपल को, या स्कूल को? तो भाई इस पोएम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक तो क्रीड वर्ड की चर्चा की गई थी, और दूसरे में एक और वर्ड आया था। बताइए बच्चे, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें? नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल बच्चे, लेटर लिखना भी सिखा देंगे भाई, सब हो जाएगा। आप थोड़ा सा बच्चे थोड़ा पेशेंस रखिए ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, 6 का आंसर आपने दिया है नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने। नेक्स्ट वन, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। बच्चे जब भी बोले ना टेकन फ्रॉम, मतलब लिया गया है, लिया गया है। कहां से लिया गया है ना? ये जो लाइन है ना, ये कहां से ली गई है? एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तो फिलहाल तो आज का चैप्टर है, तो भाई यहां से आपने टिक आउट कर दिया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, लेकिन बच्चे एग्जाम में आपको ये सब याद रखना, लेके चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, द लाइन, ये जो पंक्ति है, कौन सी पंक्ति? होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, है ना, ये लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये भी लाइन लिया गया है किससे? तो फिलहाल तो हम कह देंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, लेकिन एग्जाम में हमको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। ओके, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये भी जो लाइन है वो कहां से? भाई यहां तो ट्रिक हो गया कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग, यहां पे गलती से साइन हो गया है, सिंग कीजिए इसको, SING, सिंग। ठीक है, सिंग माई सेल्फ। तो ये लाइन कहां से आई है? तो भाई साफ साफ दिख रही है कि जहां सिंग लिखा हुआ है वहां सॉन्ग लिखा हुआ है, तो हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ये, है ना। 9 का C हो गया। नेक्स्ट वन बच्चे, वर्क्स इंक्लूड, कौन कौन से कंपोजिशन जिसमें नाम आता है लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। तो लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किनका लिखा हुआ है?
लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स किनका लिखा हुआ है? तो लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में और ड्रम टैप्स लिखा गया था 1866 में, 1866 में। ये दोनों कंपोजिशंस हमारे अपने वॉल्ट विटमैन साहब का लिखा गया है। ओके, वॉल्ट विटमैन वॉज अ डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन कैसे पोएट थे? इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट या रशियन पोएट? ओके बच्चे, जल्दबाजी पे ना, जल्दबाजी में बच्चे ब्रिटिश पोएट आंसर नहीं लगा देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोएट हैं जो ब्रिटिश पोएट भी हैं, लेकिन याद रखिएगा वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट हैं, याद रखिएगा। ओके बच्चे, लास्ट आपका क्वेश्चन है, कहता है बिफोर द एज ऑफ डैश स्टार्टेड वर्किंग एज कारपेंटर, ही लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग टू गो टू वर्क। ओके, मतलब कौन से साल में इन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और बढ़ई वाला काम करना शुरू कर दिया था? तो कौन से एज में बच्चे, याद रखिएगा। चलिए तो भाई 12 का आंसर क्या होना चाहिए? 12 का आंसर होना चाहिए बच्चे, जल्दबाजी में गलत टिक आउट नहीं कर, पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है बिफोर द एज ऑफ डैश, कौन से साल से पहले ही, है ना, कौन सी उम्र से पहले ही इन्होंने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया था और स्कूल जाना भी छोड़ दिया था? तो कोई 37 साल में स्कूल जाना छोड़ता है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो यहां पर बच्चे हमने कहा था कि बिफोर हिज 12th बर्थडे, मतलब 12वें बर्थडे, मतलब 12वें जन्मदिन से पहले, मतलब, है ना, तो यहाँ 12 आपका कॉमन आंसर हो गया, याद है बच्चे। चलिए भाई, तो 12 में 12 मार्क्स आपने ले लिया ना, तो ये कैसे हुआ? ये हुआ चैप्टर को रीड करने से आंसर अच्छा मिलता है ना। तो ऐसे बच्चे हम लोग सारे आगे की हम लोग प्रो सेक्शन, पोएट्री सेक्शन सब कंप्लीट करेंगे ऐसे ही, ठीक है। चलिए बच्चे, लेकिन आपका काम होगा बच्चे बढ़िया तरीके से इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ में, पोएट्री का सेक्शन चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चे आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैप्टर का रिवीजन करते रहिए, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद।